जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रशासन ने दी बड़ी राहत। पोस्टपेड के बाद अब प्रीपेड कॉलिंग और एसएमएस सेवा शुरू। 12 जिलों में 2G पोस्टपेड इंटरनेट सेवा की बहाल। केंद्र सरकार के 36 मंत्रियों का आज जम्मू से कश्मीर दौरा। पहले दिन जितेंद्र सिंह ने जम्मू में की लोगों से मुलाकात। 18 से 25 जनवरी तक सभी मंत्री 60 इलाकों में विकास कार्यों पर करेंगे चर्चा। हाईवे खोले जाने के बाद बनिहाल के पास लगा लंबा जाम। दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़े जाने से बड़ी परेशानी। फंसे लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अज्ञात बीमारी का कहर। अज्ञात बीमारी से अब तक 10 बच्चों की मौत। जांच में जुटी स्वास्थ्य निदेशालय की टीम। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी और जम्मू कश्मीर के इस हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से नेट सेवा चालू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रीपेड वॉइस कॉलिंग और एसएमएस सेवा अब शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज ये ऐलान किया। इसके साथ ही रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू के 10 जिलों और कश्मीर के 2 जिलों में 2G पोस्टपेड इंटरनेट सेवा भी शुरू की गई है। इसका मतलब है कि जिनके पास पोस्टपेड कनेक्शन है वो 2G इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और 2G इंटरनेट की शुरुआत जम्मू के सभी 10 जिलों और कश्मीर के कुपवाड़ा और बांडीपुरा में की गई है, जबकि कश्मीर के बाकी 8 जिलों में इंटरनेट अभी भी बंद रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इंटरनेट की सेवा केवल पोस्टपेड कनेक्शन रखने वाले लोग ही कर पाएंगे। यही नहीं, ये लोग भी वही वेबसाइट विजिट कर पाएंगे जिन्हें प्रशासन की तरफ से खोला गया है। इन्हीं वेबसाइट को सरकार व्हाइट लिस्टेड वेबसाइट कह रही है। With the above philosophy and after a careful review, the competent authority has ordered today that voice and SMS facility shall be restored on all local prepaid SIM cards across the Union Territory of Jammu and Kashmir. Further, in order to consider provision of mobile internet connectivity on such SIM cards, the telecom service providers shall initiate the process of verification of credentials for these subscribers as per available norms for postpaid subscribers. Internet service providers, both BSNL and private service providers, will provide fixed line internet connectivity with precautions as already directed to all companies engaged in the software services sector. 3. 2G mobile data services on post-paid mobiles for accessing whitelisted sites shall be allowed in all 10 districts of Jammu division and to begin with in the 2 revenue districts of Kupwara and Bandipura in the Kashmir division. Mobile internet connectivity shall however remain suspended in Srinagar, Budgam, Ganderbal, Baramulla, Anantnag, Kulgam, Shupian and Pulwama. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद अभी भी वहां कई पाबंदियां लागू हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 2 विदेशी डेलीगेशन जाकर भी हालात का जायजा ले चुके हैं। विपक्षी दलों को तो जम्मू कश्मीर जाकर पूरी तरह घूमने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन अब 36 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर 36 मंत्रियों का यह दौरा 18 से 25 जनवरी तक रहेगा और ये मंत्री जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद वहां के लोगों
लोगों के लिए चलाई गई स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरे की आज से शुरुआत हो गई है। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में लोगों से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के उद्योगों को बढ़ाने की बात कही। 2019 का साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा और 2019 का साल एक ऐसा साल था कि जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नई दिशा भी दी और नई दशा भी। और मैं तो ये कहूंगा कि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष, इसने हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया, एक नया हौसला दिया। इसके बाद निजात का साल, एक युग परिवर्तन का साल, एक नए युग को प्रारंभ करने का साल। हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा क्योंकि हमारे मानसिकता में अभी भी वही बसा हुआ है। और 4 और 5 अगस्त के बाद और फिर 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि, मैं कहूंगा इस प्रकार की मध्य रात्रि 72 वर्ष के बाद आई। पहले आई थी 14 और 15 अगस्त 1947। उसके बाद भारत के इतिहास में उल्लेखनीय शब्दों से लिखने वाली मध्य रात्रि थी 31 अक्टूबर और पहले नवंबर की मध्य रात्रि। हमें एहसास हुआ इसका। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों के जम्मू कश्मीर दौरे पर कटाक्ष करते हुए 35 पार्टी ने इसको एक फिजूल का राजनीतिक स्टंट करार दिया। आज जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए 35 पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि मंत्रियों के इस तरह के दौरे पहले भी हुए, लेकिन केंद्र सरकार पहले ये बताए कि लोगों से कितने वायदों को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने मंत्रियों को यहां भेजने को लेकर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले जो दौरे हुए उनसे जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या हासिल हुआ। साथ ही हर्षदेव सिंह ने बैक टू विलेज को भी नाकाम बताया। केंद्र के 40 मंत्रियों का एक दल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। क्या मंशा है आपकी इतनी बड़ी मंत्रियों की फौज को जम्मू कश्मीर में भेजने की? इससे क्या हासिल होने वाला है? पहले जो दौरे हुए उनसे क्या हासिल हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम को? बैक टू विलेज प्रोग्राम आपके हुए, उनसे क्या हासिल हुआ? करोड़ों रुपया खर्चा इन प्रोग्राम्स के ऊपर किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मंत्रियों ने पहले भी यहां जम्मू कश्मीर के दौरे किए, कितने आश्वासनों के ऊपर, कितने वादों के ऊपर अमल दरामद की गई, यह केंद्र सरकार पहले बताए। क्या यहां एक गरीब यूनियन टेरिटरी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा इतने मंत्रियों के दौरे का? और क्या यह एक महज पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर के? वही केंद्रीय मंत्रियों के प्रदेश के दौरे पर सवालिया निशान लगाते हुए शिवसेना बाल ठाकरे ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनीष सहानी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इन मंत्रियों को यहां भेजने से सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि पहले विदेशी प्रतिनिधिमंडल को यहां भेजा और अपने चहेतों से मिलवाया गया और इस बार भी ऐसा ही होगा। जो एक हफ्ते में 36 मंत्रियों को बीजेपी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर का टूर करवाने के लिए भेज रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी ही पीठ अपने आप थपथपाने लगे हुए हैं। पहले हमारे विदेशी प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाता है, वहां पर भी उन्हीं लोगों से उनको मिलाया जाता है जो निर्धारित लोग थे, जो उनके चहेते हैं, जो भगत हैं, इनके मोदी भगत हैं। और इस बार भी जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है एक हफ्ते के लिए 36 मंत्रियों को भेजा जा रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, खास करके जम्मू की जनता ने 370 हटने का पुरजोर स्वागत किया था और आज हम अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। 370 हटने के बाद भी जम्मू की जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना यहाँ पर किसी तरह का विकास जमीनी तौर पर देखने को मिला। हम आज ये सारे पोस्टर लेकर इन प्रतिनिधि मंडलों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों के अंदर आरक्षण मिलेगा। करगिल में स्थित जिला अस्पताल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। अस्पताल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ दीवारों से सीमेंट टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। इस अस्पताल में अस्पताल जैसा कुछ भी नहीं बचा। जगह जगह गंदगी का अंबार है।
खिड़कियां, दीवार और टेबल टूट चुके हैं। अस्पताल की बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में आते वक्त भी डर लगता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कमरा चिचिक जा सरी दुकान लजा से दुगिया बाकी सामने मिंदु गया बाकी सामने कुलीर गया से दुगिया बाकी न कोई यहाँ सो ये इधर निकलते जो ना अपना पता सामने गया या बाकी खंगल लजा जी गंदा भी दुगिया गंदा वाला जा से दुगिया छू इन जान थालियां छसा दुगिया मना लेकिन यहाँ जने न फैसिलिटीज बिंदु गया या और ड्रिंक इंसान सा दुगिया यंग अटेंडेंट का तो हॉस्पिटल पेशेंट नहीं यंग अटेंडेंट का तो ना तो कौन का जब मुश्किलात पहुंचे तो का दियम दुप का तो ना तो जियानो मन मुश्किल जो जब ने चां कोली गुलिक चां सामान चां पातेक छामे न मन गामी खोजो जलबो चां चां पातेक छामे नास नास सिजर न जु ngata दुप पे सरा इंजर न या जन पेशेंट न कतना यानो ngata इमरजेंसी छन स्टाफ शिका छना ngata अस्पताल में जफन दुप मजा ngata सरा दुप पे जगह जम्मू श्रीनगर हाईवे को कल जहां यात्रियों के लिए एक तरफा खोल दिया गया था, वहां से खबर सामने आ रही है कि हाईवे को खोले जाने के बाद लंबा जाम लग गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक हाईवे को प्रशासन ने एक तरफा खोला। हालांकि लोगों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों ने रास्ते पर दोनों तरफ से गाड़ियां छोड़ दी, जिसके चलते बनिहाल के पास लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, जिसे निकलने में घंटों का वक्त लग गया। परेशान लोगों ने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए और पूछा कि जब एक तरफा यातायात खोलने की बात की गई थी तो दोनों तरफ से गाड़ियों को क्यों छोड़ दिया गया। उधमपुर से निकले हुए अभी रोका हमें रामबन में, नहीं कोई खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं कुछ, पीछे छोड़ दे यहाँ पर रोक दिया। रास्ता बंद है कि जाम लगा है। अभी बोल रहे हैं छोड़ेंगे, अभी कोई उम्मीद नहीं है छोड़ने की। कल 10 बजे चले थे और यहाँ हम 9 बजे पहुँच गए थे। 9 बजे से अभी तक हमें रास्ता नहीं मिला। गाड़ियाँ बहुत निकाल दी लेकिन हमें रास्ता अभी तक दिया नहीं है। ऐसा क्यों है जी? ये तो फिर पीछे से रोक देने चाहिए आदमी, गाड़ी सवारी पीछे से रोक दी जाए। यहाँ हम बहुत परेशान हो रखे। कल के रात को 9 बजे बंद कर दिया, बोले भाई अब पूरी रात गाड़ियाँ नहीं चलेगी। सुबह भी गाड़ियाँ जा रही है। पीछे तो कहीं नहीं रोका है, यहाँ रामबन में रोका है, वहाँ से तो छोड़ दिया है इन्होंने। बोल रहे हैं कि आगे से गाड़ियाँ आ रही है, इसको क्लियर करेंगे पहले तो फिर छोड़ेंगे हम। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर बात करें तो आए रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बारिशों और बर्फबारी के दौरान अगरचे गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो जाती है, मुसाफिरों को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर बात करें जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियां तो चल सकती है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल होती है, लेकिन दूसरी चीज जो मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन जाती है वो ट्रैफिक जैमिंग है। अगर हम ट्रैफिक प्लान की बात करें तो ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंगली गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाजत होगी। अगर आज की हम बात करें तो आज भी गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी, लेकिन अभी हम रामबन के मकाम पर है जहां हम आपको बता दें कि अगर ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंगली आज गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी, लेकिन रामबन में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां ऐसी हैं जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही हैं। जब हमने मुसाफिरों से बात की, ड्राइवरों से बात की, तो उनका यह कहना है कि ना तो इन्हें नगरोटा में रुकाया गया, ना ही उधमपुर में, और अब रामबन में आके इन्हें रुकाया जा रहा है जहां कई तरह की मुश्किलात से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम की तरफ से दावे किए जाते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक तरफा ट्रैफिक चलाया जाएगा, लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो बिल्कुल इसी ट्रैफिक प्लान की खिलाफ वर्जियाँ होती है, और खिलाफ वर्जियाँ करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही होता है जो मुखालिफ सिमत से भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त देता है। और यही जो हम देखें कि ट्रैफिक जो प्लान की खिलाफ वर्जियाँ होती है, जो दोनों तरफ से गाड़ियों को चलाया जाता है, तो इस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हमें ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिलती है। और यही वजह रहती है कि जहाँ एक तरफ मुसाफिरों को पस्सियाँ और शूटिंग स्टोन से छुटकारा तो मिलता है, लेकिन ट्रैफिक जैम से कहीं कहीं दिनों तक मुसाफिरों को छुटकारा नहीं मिलता और मुसाफिरों की मुश्किलात मुसलसल जारी रहती है, जिसको लेकर ट्रैफिक हुकाम की बात करें तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे और मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं नदीम। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात उधमपुर में अज्ञात बीमारी से हो रही बच्चों की मौत की करते हैं। दरअसल उधमपुर के रामनगर में इन दिनों एक अज्ञात बीमारी लोगों को सता रही है। इस अज्ञात बीमारी के चलते अब तक 10 मासूमों की मौत भी हो चुकी है और बीमारी ऐसी है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहा आखिर किस कारण से अचानक बच्चों की मौत हो रही है।
बढ़ता भी जा रहा है। उधमपुर जिले के रामनगर के 30 से 35 किलोमीटर के अंदर फैले इलाके में इन दिनों एक अज्ञात बीमारी बच्चों की मौत का कारण बन रही है। जिन बच्चों की मौत हो रही है उनकी उम्र 3 साल है या उससे भी कम है। काल के गाल में समा रहे बच्चों को कौन सी बीमारी अपना शिकार बना रही है, इससे डॉक्टर भी अनजान है। इसका पेशाब भी बंद हुआ था, हमने रामनगर को लिया था और उसके बाद डॉक्टर ने भी बोला कि जहाँ ये इसका इलाज नहीं चल सकता है तो फिर उधमपुर भेज दिया उन्होंने। फिर उधर भी 1-2 दिन रहे उधर, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन भी लगा कर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ठीक हो जाएगी। फिर उधर से भी रेफ़र कर दिया उन्होंने, उधर भी ऑपरेशन किया उसका, तो डॉक्टर फिर भी कुछ भी नहीं बोलते थे कि ठीक हो जाएगी। फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, ऐसे ही रखी है, मगर उधर ही रखी थी। तो फिर उधर से भी ऐसे जब मतलब उसकी डेथ हुई फिर ही बोले उन्होंने। रामनगर जिले के मारता, गुंडिया और कतवल्त आदि गांवों में ये बीमारी तेजी से बच्चों को अपना शिकार बना रही है। अब भी दर्जनों बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब तक जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें एक जैसे ही लक्षण देखने को मिले हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चे को पेशाब में दिक्कत आती है, अचानक से बच्चे को बुखार चढ़ता है, दवाई दी जाती है तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं। डॉक्टरों को जांच में पता चला कि इन सभी बच्चों का किडनी फेलियर हुआ, जिसके बाद अब तक 10 बच्चों की बीमारी से मौत हो चुकी है। और मेरी बच्ची 4 साल की थी, वो उसका कोई पता नहीं लगा क्या बीमारी बन गई। और मैं लेके गई थी हॉस्पिटल, उसको एडमिट किया, पता नहीं लगा था क्या। फिर उसको डॉक्टर ने बोला था इसके किडनियों का बहुत बुरा हाल है, फिर पता लगा। अज्ञात बीमारी से होती बच्चों की मौत से पूरा इलाका दहशत में है। 10 परिवारों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को उस बीमारी से खो दिया है, जिसके बारे में ना तो उन्हें जानकारी है और ना ही डॉक्टरों को। बच्चों की मौत से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आनन फानन में स्वास्थ्य निदेशालय ने अपनी टीम उधमपुर के अस्पताल भेजी और हालात का जायजा लिया। साथ ही कौन सी बीमारी बच्चों की जान ले रही है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। राज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने भी स्वास्थ्य विभाग से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। उधर उधमपुर के सीएमओ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। रामनगर एरिया में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसमें कुछ बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, जो हिस्ट्री थी कि फीवर है, उल्टी है और उनका जो स्टॉपेज ऑफ यूरिन की एन्यूरिया और रीनल फेलियर, ये हिस्ट्री आ रही है। और ऐसे ही हमारे जो ब्लॉक लेवल की टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम और स्टेट लेवल से टीम भी आई हुई हैं। पूरी टीम्स हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और करने के बाद जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही वो टीम हमें रिपोर्ट देती है अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन। अभी आज मैं खुद भी फील्ड में टीम के साथ गया था, मैं रामनगर से ही वही बोल रहा हूँ, और वहाँ जो है टीम अलर्ट्स में है। और मेरी तरफ से आप लोगों को, पब्लिक को मैं कहना चाहूँगा, आप पैनिक ना हों। किसी को भी ऐसी, किसी छोटे बच्चे को अगर कोई तकलीफ लगती है, इमीडिएटली अस्पताल में दिखाएं। हमारे पेडियाट्रिशियन फिजिशियन रामनगर में बैठे हुए हैं और अगर कोई दिक्कत लगे तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट है। सभी बच्चों का इलाज जम्मू, चंडीगढ़ और लुधियाना के अस्पतालों में चल रहा है। अज्ञात बीमारी कौन सी है, स्वास्थ्य निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी लगातार बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे खिदमत सेंटर ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज भी जम्मू कश्मीर बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सदस्यों ने कहा कि हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब हम प्रदर्शन हमने किया, तब तत्काल बैंक के चेयरमैन ने बैठक के दौरान कहा कि हम आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 25 दिन से लगातार हम प्रेस क्लब में स्ट्राइक पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अभी तक बैंक की तरफ से किसी के चेयरमैन ऑफिस से या किसी की भी हाई अथॉरिटी से कोई आश्वासन हमें नहीं मिला कि आपके लिए हम कुछ सोच रहे हैं या आपके फ्यूचर के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं। लास्ट ईयर भी जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो परवेज साहब से, हमारी जो चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे। बट 1 साल बीतने के बाद हमको लगा
कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो आज हम सड़कों पे उतरे हैं। पिछले 25 दिन से लगातार हम प्रेस क्लब में कंटिन्यू स्ट्राइक पर हैं। जोनल ऑफिस के बाहर भी हमने धरना दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब हमको लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है। हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे हमारा फ्यूचर सेव कैसे किया जाएगा। तो हमारी ये लगातार मांग 25 दिनों से यही चल रही है। चेयरमैन साहब जेके बैंक से, इवन हमने गवर्नर साहब से भी अपील की है कि हमें सुने, हमारे से मुलाकात करें, हमारे परेशानी के बारे में सुने कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत यूएपीए की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देविंदर सिंह पर यूएपीए की धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूएपीए की धारा 38 तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति के पास आतंकी संगठन से जुड़ने की बात सामने आती है। यूएपीए एक्ट धारा 39 भी देविंदर सिंह और आतंकियों के ऊपर लगाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल के 2 आतंकियों की मदद देविंदर सिंह ने की है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि वही डीएसपी देविंदर सिंह को दिल्ली लाकर गहन पूछताछ भी की जाएगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि डीएसपी देविंदर सिंह की कार और घर से मिले AK-47 हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और मोबाइल फोन भी जांच के दायरे में आएंगे। इनकी जांच फॉरेंसिक टीम करेगी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने जहां कांग्रेस की इस मांग को बेबुनियाद बताया, वहीं पैंथर्स पार्टी ने भी राज्य के दर्जे का समर्थन किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कारण ही जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए थे। मौजूदा हालात राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए साजगार नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर पैंथर्स ने राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि राज्य का दर्जा छीनने से कई वर्गों में रोष देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत को डिमोट किया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उससे यहां के लोगों में एक गुस्सा है, एक निराशा है, एक मायूसी है। स्टेट का दर्जा बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सारी रियासतें बनी हिंदुस्तान के अंदर जहां लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दी, उसके बाद उन्हें स्टेट का दर्जा मिला। लेकिन हमारी रियासत बैठे बिठाए हमसे छीन ली गई, जिसकी वजह से यहां के पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवियों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि डाउनग्रेड किया गया है। यह सिर्फ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमोशन नहीं है। वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने कहा कि CAA अन्य देशों में पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है और इसमें 130 करोड़ भारतीयों की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर मुस्लिम लोगों को शरण का संकट है तो मुस्लिम देशों को इन लोगों को शरण देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून संसद में पास हुआ है और इसको लेकर लोगों को गुमराह करना और भड़काना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पहला CAA जो ऐसे भारतीय हैं किसी न किसी देश में पीड़ित हैं, अत्याचार है, धर्म और इज्जत बच नहीं सकती है, उन पर जुल्म होते हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। 130 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं उनकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, ना उनसे नागरिकता का कोई कागज मांगने वाला है। CAA जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली उनको नागरिकता देने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि इसमें से मुसलमान छोड़ दिया, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में कहीं बलूच होगा, कहीं सिंधी होगा, कहीं बाल्टिस्तानी होगा, कहीं पख्तून होगा, उनको भारत शरण देता रहा है। और इसलिए आज अगर रोहिंग्या या अन्य ऐसे मुसलमान हैं जिनकी शरण का संकट है,
तो हम मुस्लिम देशों को आह्वान करते हैं कि वह इनको दर बदर भटकने देने के बजाय अपने अपने देश का दरवाज़ा खोलें और इनको शरण दें। बिजनौर क्षेत्र में धुंध व कोहरे के कारण आज सुबह लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे और अभिभावकों को इसके चलते काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। घने कोहरे ने वाहन चालकों को भी हेडलाइट चलाकर गाड़ी चलाने पर मजबूर किया। लोगों ने इस धुंध व कोहरे को पर्यावरण का प्रदूषित होना बताया। उनका कहना है कि अगर लोगों ने पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिजनौर के मैदानी क्षेत्र में कितनी कोरी धुंध पड़ी हुई है। एक तरफ से कहा जाए कि जहाँ की विजुअलिटी 0% हो गई है। सुबह सुबह स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। इतनी मुश्किल है कि गाड़ी की हेडलाइट जलाने के बावजूद भी सामने वाली गाड़ी नहीं दिख रही है। मुश्किल से 5-10 किलोमीटर की स्पीड से हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक से पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका नतीजा है। अभी भी लोगों को समझ जाना चाहिए कि पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नतीजे इससे भी भयंकर होंगे। साढ़े इलाके बच्चे देखो कितनी धुंध पेदी है। साढ़ा जो स्टाला स्टूला सब मतलब फकोई है। क्या आखना कणक जी राही दी उब्बी नहीं जमी है। दूआ जी दोबारा कणक बीज ली है बलाका लिए राया तो शामी दपैहरी राया जिसलै राती मौका बरखा पई है। तो स्टाला जो इस मौका है जो स्टाला साढ़ा इन्ना सड़ी है जी बजारा लिए पा रहे हैं। 3.5 रुपये किलो स्टाला है। जिमीदार कुत्थे जांगन। अस आख रहे कि कोई है कोई वो है कि साढ़ा जो डंगरे का कोई सहूलत हुई है। बंदा तो अपना गुजारा कर लेंदा, लेकिन डंगरे का वास्ते कौन सोचेगा। चलिए, जम्मू और कश्मीर के हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।